सभी के गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। एक बार जल्दी से थम्स अप डालेंगे और बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों तक पहुंच पा रही है। क्या भारतवर्ष के इस दूर दराज क्षेत्र में कोने में बैठे हुए बच्चे सभी मुझे सुन पा रहे हैं? अगर यस मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप डालेंगे और बताएंगे जी भैया आवाज़ क्लियर है। हम करते हैं भाई आज का सेशन स्टार्ट। एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप डालेंगे और बताएंगे कि बस आवाज़ भैया क्लियर है एकदम। थम्स अप डाल के कंफर्म करेंगे जी आवाज़ एकदम क्लियर है। फिर करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आवाज़ क्लियर है ना? नीलू, कीर्ति, सोनम, अक्षय, राखी, अनिकेत, रोहित शर्मा, भार्गव, सचिन, अनुराग, विकास बहादुर, राज शिवारे। चलो जी, तो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे के सारे धुरंधर एक साथ मैदान में हैं। करते हैं भाई आज का सेशन स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही सेम अपना पहले 5 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी वाला पार्ट करेंगे। जो हमारे 5 कॉन्सेप्ट्स आज के होने वाले हैं, उन 5 कॉन्सेप्ट में से सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा वो कराऊंगा दैट इज ये वाला। चलिए, इसको आज का पहला रूल नंबर 1 कंसीडर कर देते हैं जी। 1 आ जाओ भैया, पढ़ो। मेरे पढ़ने से पहले आप पढ़ो फटाफट। अगर किसी सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर या प्रीफरेबल जैसे वर्ड्स आए तो उनके बाद टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ना कि देन का। THAN वाला देन एग्जाम में देता है, कभी कभी यहां पर THEN वाला दे देगा, तो ये दोनों ही गलत होते हैं। हमें इसकी जगह पर क्या यूज करना है, टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, क्योंकि ये सभी वर्ड्स कंपैरिजन तो दिखाते हैं लेकिन ये हमेशा टू से जुड़े हुए होते हैं, देन से नहीं, तो आप इनको देन के साथ यूज नहीं करोगे। तो एक क्वेश्चन आपका इस वाले टॉपिक से बन जाता है। तो ये ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी IOR वाले वर्ड होते हैं इनके साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, प्रीफर के साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेबल के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है ही, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफर एंड प्रेफरेबल। कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट लिख के बताएंगे सभी हमारे जितने भी बच्चे हैं। एक बार जल्दी से बताओ कि प्रीफर और प्रेफरेबल में क्या डिफरेंस होता है। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि भैया प्रीफर के पीछे टू आता है और प्रेफरेबल के पीछे देन आता है, दोनों के पीछे ही टू आता है, ये तो कोई फर्क नहीं हुआ। क्या ऐसा फर्क है जो प्रीफर को प्रेफरेबल से अलग करता है? तो उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं, कहीं कहीं पे यूज कर लेगा। प्रीफर होती है अपने आप में वर्ब, और प्रेफरेबल में लगा है एबल, तो ये होता है अपने आप में एक एडजेक्टिव। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये बात पूछ लेगा और क्वेश्चन बना देगा इसके ऊपर। तो प्रेफर और प्रेफरेबल का डिफरेंस ये होता है कि प्रेफर टू लेता है, प्रेफरेबल भी टू लेता है, ये तो सिमिलरिटी है, लेकिन प्रेफर वर्ब होती है और प्रेफरेबल एडजेक्टिव होता है, ये दोनों का डिफरेंस है। चलिए जी, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, रमेश इज जूनियर टू ऑब्लिक देन अमन। पहले का आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा। डेथ इज प्रेफरेबल टू ऑब्लिक देन ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान। तो कह रहा है अपमान से अच्छी तो मौत है। ठीक है, आई प्रीफर टी टू ऑब्लिक देन कॉफी। तो कह रहा है मुझे कॉफी की अपेक्षा में क्या पसंद है, टी पसंद है। फिर आता है चौथा, मैंने कहा रघु प्रीफर्स एप्पल टू ऑब्लिक देन। इसमें क्या आएगा वो बताइएगा जरा। चलो, ये 4 क्वेश्चन अगर आप मुझे कर दोगे, मुझे लगेगा कि आपने ये वाला पहला कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लिया। रमेश इज जूनियर टू ऑब्लिक देन, तो पहले का आंसर होगा मेरे भाई टू, दूसरे का आंसर होगा टू, तीसरे का आंसर भी होगा टू, और चौथे का आंसर भी होगा टू। बात क्लियर है सभी को? चौथे का आंसर भी क्या होगा? टू आंसर होगा। लेकिन अगर आपने टू लगाया है तो गलत है। इसका मतलब हुआ कि हमने वो बात सीखी ही नहीं, हमने बस एक रट्टा मारना सीख लिया कि भाई प्रीफर या प्रेफरेबल इनके पीछे टू आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, टू अपने आप में, जैसे कि फास्ट और फास्टली ये दोनों बड़ा तंग करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पिक्चर मेथड से समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम फास्ट के बारे में जिक्र करें तो फास्ट 2 तरीके से यूज होता है। फास्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और फास्ट अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है, जबकि फास्टली जैसा शब्द जो है वो इतिहास से ही नहीं माना जाता, जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। फास्टली का इस्तेमाल हम करते ही नहीं है। एग्जामिनर हमें फास्टली देता है बट हम इसको गलत ठहरा देते हैं, ये वर्ड होता ही नहीं है। इसीलिए हिंदी में लिखा है फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मैं बहुत ही कमजोर छात्र हूं और मुझे नहीं आता, तो उसके लिए इससे आसान भाषा में कुछ नहीं हो सकता। ये प्रॉपर हिंदी में लिख दिया है कि फास्टली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, और फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, फास्ट नाउन भी है। आप कहोगे भैया हमने तो अभी तक 2 ही पढ़ा था, आप तो आज तीसरा भी बता रहे हो। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा दिक्कत कि भैया ये फास्ट तीसरा नाउन कैसे है। पहले तो समझ लो फास्टली अगर पेपर में आया तो इसको आप उड़ा दोगे। फास्ट नाउन कैसे काम करेगा, तो देखो, शी हैड अ फास्ट ऑन मंडे, उसने सोमवार को व्रत रखा था। अब प्रूव करते हैं। शी यहां पर सब्जेक्ट है, हैड यहां पर मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद फास्ट। अब आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। आर्टिकल के बाद ये किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो फास्ट जो है यहां पर व्रत है यानी कि नाउन है। ऑन यहां पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पीछे मंडे जो है वो क्या है? फिर से प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है। तो आपको एक एक वर्ड के बारे में समझ में आ गया कि यार यहां पर तो फास्ट जो है वो नाउन भी तो है, इसका मतलब व्रत भी तो होता है। तो आज के बाद हम फास्ट को नाउन भी कहेंगे, फास्ट को एडवर्ब भी कहेंगे और फास्ट को एडजेक्टिव भी कहेंगे। आप कहोगे भैया आज तक तो हमने 2 ही पढ़े थे, ये 3 कैसे आ गया? तो देखो तीसरा भी आ गया यहां पर। ठीक है, अब डाउट नहीं करेंगे मेरे भाई। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको 2 टॉपिक समझाता हूं इसी के जस्ट बाद। अगर ये समझ में आ गया होगा फास्ट वाला, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे फटाफट लिख के बताओ कि भैया अब हमें कभी फास्ट वाले केस में दिक्कत ही नहीं होने वाली है। जल्दी फटाफट। हार्ड और हार्डली में क्या अंतर होता है?
भैया हार्डली जो है वो अपने आप में किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है मेरे भाई। हार्डली एडवर्ब का काम करता है, हार्ड एडवर्ब का भी काम करता है और हार्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है। हार्ड दोनों का काम करता है, ठीक है जी। हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, न के बराबर, या इसको कहते हैं मुश्किल से। और हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है कठोर, या इसको हम कहते हैं मेहनत से, मेहनत से, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे भैया इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? तो एग्जांपल भी मेरे पास सबके हैं, लेकिन आप पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने समझ लिया हार्ड एडजेक्टिव भी है, हार्ड एडवर्ब भी है। हार्डली सिर्फ एडवर्ब का काम कर रहा है यहां पर, ओके। चलो जी, इसके बाद दो और टॉपिक हैं जो इसी में हमने समझने हैं कि भैया लेट और लेटली हमें बड़ा परेशान करता है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। लेटली मेरे एडवर्ब का काम करता है और लेट एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, दोनों रोल निभाता है। आप कहोगे भैया कैसे काम करता है? तो इसका फर्क आपको मैं बताता हूं कैसे काम करता है, समझो। जब ये लेट एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है स्वर्गीय, ठीक है। क्या कहता है? स्वर्गीय। और जब ये एडवर्ब का काम करता है तब इसका मतलब होता है देरी से। क्या कहते हैं भैया? देरी से, आफ्टर द गिवन टाइम, जो समय होता है उसके बाद, ठीक। लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब होता है अभी अभी मेरे दिल को करार आया है, ये जो तूने, देखो बिल्कुल एकदम स्मूथली आपके लिए दोनों बातें क्लियर कर दी हैं कि भैया लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। और लेट के दो मतलब होते हैं, स्वर्गीय भी होता है और भैया देरी से भी होता है। अब आप कहोगे भैया इनके अगर एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाए, तो एग्जाम्पल हम आपको देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम्पल ना मिले, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल लो सबके। पहला एग्जाम्पल, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है अभी अभी। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है रिसेंटली, जो काम अभी अभी हुआ होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? लेटली होगा। अच्छा, मैं क्यों आंसर लगा रहा हूं? ये तो आपको लगाना चाहिए, लगाओ जल्दी से फटाफट। मैं आंसर गलत लगा रहा हूं, ठीक है, आप आंसर लगाइए भाई। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो, ओमनाथ तिवारी भाई। कमेंट देखूं या पढ़ाने में थोड़ा सा ध्यान दूं? पढ़ते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। आंसर बताओ। हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएंगे हमारे। जो बच्चा हैंड रिटन नोट्स बनाता है उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उसने शायद पिछली क्लास के नहीं बने होंगे। बाकी ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसके नहीं मिलेंगे, सबके मिलेंगे। राजन केम होम लेटली नहीं, क्या होगा इसका आंसर? लेट, एल वाई हट जाएगा यहां से, देरी से। वी आर वर्किंग हार्डली नहीं, वी आर वर्किंग हार्ड, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अर्जुन रैन, रैन हो गई वर्ब, वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, तो फास्टली की जगह फास्ट। आई हैव हार्ड ऑब्लिक हार्डली एनी मनी, मेरे पास मुश्किल से ही कोई पैसा है, तो मुश्किल से ही हो जाएगा हार्डली मनी। अब एक एग्जांपल सोचो, अगर मैं कहूं लेट अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ ग्रेट पर्सन, इसका हिंदी में अर्थ बिहारी वाजपेयी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी, इसका मतलब क्या बनेगा? अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ये रहा आज का अगला तीसरा कॉन्सेप्ट। यहां नोट्स में जो कुछ लिखा है इसको तो आप बाद में पीडीएफ से कॉपी कर लेना, लेकिन मैं आपको पिक्चर मेथड से सिखाता हूं जो कि बहुत कारगर होने वाला है। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3, मेरे साथ साथ आप पिक्चर बना लेना। देखो, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो देयर पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए या तो नाउन पे या उसके प्रोनाउन पे। जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी ही यहां पर क्या होगी? वर्ब होगी। और यही इसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एक्चुअल में। और फिर उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो फिर ये देयर किसका काम करता है? ये देयर करता है डमी सब्जेक्ट का। किसका काम करता है? डमी सब्जेक्ट, इसका कोई यहां पर रोल नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी होता है ये, बात क्लियर हो गई? तो इस देयर का यहां पर कोई मतलब नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट कहलाता है यहां पर, ठीक है।
और यहां जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी इस दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पर। अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और ये प्लूरल होगा तो प्लूरल। जैसा नाउन प्रोनाउन वैसी ही यहां पर क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब इस बात को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल में आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, दूसरे एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और तीसरे का क्या होगा ये भी बताइए। तीनों का आंसर बताओ क्या बैठेगा। तीनों का आंसर ये जो रब ने बनाया है मुझे। देखो, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। शायद मैंने एक दिन पिछले रूल्स में सिखाया था कि अ नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर नहीं होता, द नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर होता है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब है प्लूरल, तो इसका सही उत्तर होगा वर। कमेंट बॉक्स में सही बताओ किस किस ने यहाँ पर वॉज मारा था, गलती नहीं होनी चाहिए। जिस जिसका वर सही है वो दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा वर ही था, मैंने वॉज नहीं किया था। और मैं ये समझ गया था, पिछली क्लास में आपने हमें पढ़ाया था कि अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है यहाँ पर। ठीक है, अब लिटिल मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ जो वर्ब है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अ ग्रेट स्लंप, कितना स्लंप, अ ग्रेट स्लंप, कितनी गिरावट, एक गिरावट, तो आंसर क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ क्या आंसर आ जाएगा, हैज इसका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ तीनों के तीन, जिसके तीन के तीन सही हैं वो दिल फेंक के मारे, जिसके दो सही हैं वो थम्स अप मारे, और जिसका एक सही है वो किडनी बाहर निकाल दे। जिसका एक सही है वो किडनी बाहर निकाले। तीन कॉन्सेप्ट हमने आज के कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ मेरे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ओके, अरे तीनों सही हो गए तुम्हारे, अच्छा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 को जरा मेरे भाई ध्यान से समझना। हमारे नाउन के केस में ना एक बड़ी समस्या आती है, और इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देता है। अब क्वेश्चन आता क्या है, ये तीन पैटर्न बनते हैं। ठीक है, पहला पैटर्न क्या बनता है, आपको एक ऐसे क्या देगा, नंबर देगा। ठीक है, नंबर देगा प्लस, फिर उसके बाद एक न्यूमेरल देगा, फिर उसके बाद आपको हाइफिनेटेड नाउन देगा, और फिर उसके बाद एक और नाउन देगा। अब ये तो नाउन का ही काम करता है, लेकिन ये जो नाउन है इस नाउन की विशेषता बताता है, तो ये नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। देखो दोस्त, एक बात याद रखना, जब कोई नाउन किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो समझ जाओ वो नाउन किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। बात समझ में आ गया। जब कोई नाउन किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो खुद अपने आप में एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, और एडजेक्टिव के रूप में वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो यहां पर इसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। पेपर वाला इसको हमेशा क्या देगा, आपको प्लूरल देगा, लेकिन आपको इसको क्या करना है, सिंगुलर, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो आप इसको सिंगुलर ही मानेंगे। आप कहोगे भैया कोई हमें ऐसा एग्जांपल देके दिखाओ कैसे इसको समझे। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने आपसे कहा आई ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन होना है उसकी। ठीक है, एक एक सेकेंड, मैंने कहा ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन में लिखा है सन, शन जहां भी लगता है वो क्या होता है, नाउन। तो मैंने पूछा कौन सा ऑपरेशन होगा, आपने कहा भैया हमें क्या पता, आप आंखों का करवाओगे, दांतों का करवाओगे, नाक का करवाओगे, कान का करवाओगे। तो मैंने कहा आई ऑपरेशन, तो आई का मतलब है, आई इसकी विशेषता बता रहा है।
तो नाउन की इंफॉर्मेशन जो भी दे रहा है वो क्या काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है। तो यूं तो ये नाउन है लेकिन काम किसका कर रहा है, काम ये एडजेक्टिव का कर रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पर ये सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाऊंगा तो सारे बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है, दैट शी गेव मी अ 5 रुपीज नोट। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है मुझे ये बताओ। अच्छा, ये रटना भी नहीं है कि पता लगा रट लिया कि नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण भी तो पता होना चाहिए। ऐसे रट्टाबाजी से क्या काम चलेगा। देखो, अब समझो बात को। अच्छा, फिर एक चीज और इसमें तो गलती आप मुझे बताओ। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा शी, यहां नहीं लेते, यहां लेते हैं दूसरा। शी गेव मी 5 रुपी। इसमें क्या गलती है समझो। देख मेरे भाई, यहां पर उसने कहा शी गेव मी अ 5 रुपीज नोट। नोट जो है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का। और इस नाउन की विशेषता जो बता रहा है रुपी। ठीक है, और ये जब नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंगुलर रहेगा। एडजेक्टिव को आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो भले ही यहां 5 लिखा हो, आपको यहां पर रुपीज नहीं करना, रुपी करना है। तो आप सही क्या बोलोगे, अ 5 रुपी नोट। इसीलिए कहते हैं कि हाइफिनेटेड नाउन जो है ये सिंगुलर रहता है। तो 5 रुपी नोट। लेकिन यहां पर देखो, शी गेव मी 5 रुपी। अब रुपी का प्लूरल क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रुपीज, उसका कारण है क्योंकि यहां पर जो रुपीज है वो नाउन का काम कर रहा है। तो अगर एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर रुपी क्या है, नाउन है, और यहां पर रुपी क्या है, एडजेक्टिव है। होपफुली ये एक समझदार बच्चे को समझ में आ गया होगा कि यार ये रीजन है क्या कि क्यों हम इसको यहां पर रुपीज कर रहे हैं और क्यों हम इसको यहां पर रुपी कर रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो मेरे इन 2 सवालों का जवाब दो। एक क्वेश्चन मेरा ये है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये जो रब ने हमारी एक गुड़िया का सिलेक्शन हुआ अभी एनडीए में, रिकमेंड हुई है। मैंने आपको बताया भी होगा उस लड़की का नाम, दैट इज डिम्पी। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। चलो, अब समझना बात को। यहां पर जो होटल है मेरे भाई वो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो ये जो स्टार है हाइफिनेटेड नाउन, ये एडजेक्टिव का काम करेगा एक तरीके से। तो इसको हम क्या रखेंगे, स्टार्स की जगह स्टार कह देंगे। डिम्पी विल हैव, डिम्पी के कंधे पे कितने सितारे लगेंगे, 2 सितारे लगेंगे, मतलब एक की बात कर रहा है वो। तो अब यहां पर टू जो है ये एडजेक्टिव है और इसके बाद जो स्टार है ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई और नाउन नहीं है। ये तो पी फॉर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे ये शोल्डर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो स्टार है, अब ये प्लूरल है तो स्टार में क्या लगेगा, एस। जितने बच्चों को ये बात एकदम क्लियर हो गई, और ऐसे क्लियर हो गई कि भाई आज के बाद जीवन में कभी इसको रटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे, तो वो इसको गड़बड़ नहीं करेगा, वो थम्स अप डालेगा और दिल फेंक के मारेगा कि भैया अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो इसी को घुमा के एग्जामिनर देता है वो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको बताता हूं। पहले कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारे जी भैया ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है एकदम। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपको ऐसे ही नाउन दे देगा प्लस यहां पर जो है प्रपोजिशन दे देगा, प्रपोजिशन ऑफ। ठीक है, और एक न्यूमेरल दे देगा जो कि नाउन का ही काम कर रहा होगा एक तरीके से। तो ये भी प्लूरल रहेगा और ये भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, दोनों ही इसमें प्लूरल हो जाते हैं। ठीक, और इसी को जब हम ऐसे लिखते हैं
नंबर प्लस न्यूमेरल प्लस नाउन। तो यहां पर जो न्यूमेरल है ये एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव का काम करता है तो इसीलिए ये सिंगुलर रहता है। अब मैं दोनों को लिख के दिखाता हूं, आपका डाउट दूर हो जाएगा। समझो, अगर मैंने आपसे कहा 5,000 रुपीज, तो इसमें गलती क्या है? और फिर मैंने आपसे कहा 1,000 ऑफ रुपीज, तो मिस्टेक क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे फटाफट, इसमें गलती क्या है? गुरुजी कल मेडिकल के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, कानपुर में है। गॉड ब्लेस यू भाई। देखो, यहां पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा एक तरीके से, तो ये प्लूरल नहीं होगा। ये नाउन का काम करेगा, ये भी प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ऐसे ही कल को हमें कहना हो मिलियन ऑफ गर्ल्स, तो ये गलत होगा, इसका सही होगा मिलियंस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहना हो 2 मिलियंस बॉयज, तो ऐसा कहना गलत है। अब यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, तो इसमें मिलियन में से एस हट जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया है? जिसको भी ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारे कि भैया अब हम ये कभी भी गलत नहीं करेंगे, चाहे आप हमसे कसम ले लो किसी की भी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 2 सेकंड में उड़ा देंगे इसको, इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, माई फादर गेव मी 2 10 रुपीज नोट्स यस्टरडे। मेरे पिताजी ने मुझे कल कितने नोट दिए? 2। 2 दिए तो नोट में एस जरूर लगेगा, याद रखना, कभी यहां से एस हटा दो, यहां से एस हटाओगे तो गुद्दी लाल कर दी जाएगी तुम्हारी। अगर यहां एक होता तो नोट कर देते, क्योंकि रट्टा इस कदर लगाते हैं कि बच्चों को बस नोट ही दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहां एक होता तो नोट, और 2 हैं तो नोट्स। हाँ, इससे पहले ये हाइफनेटेड नाउन, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो भाई इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ दूसरा, शी इज ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का कमेंट बॉक्स में मुझे सिनोनियम बताओ कि सिनोनियम क्या है। वो ऑप्युलेंट है, इसीलिए वो स्टे करती है 5 स्टार होटल्स। अच्छा, एक है तो सिंगुलर है, और स्टार में से एस हट जाएगा। ठीक है जी, हट जाएगा। आई सॉ अ 10 रुपीज कॉइन, मैंने एक 10 रुपए का कॉइन देखा। कॉइन यहां पर क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले ये आ जाएगा अ 10 रुपी कॉइन। ठीक है, स्टे एट। नेक्स्ट, अगला, 2 डजन्स बनानाज। बनानाज कितने हैं? 2 दर्जन। तो ये तो प्लूरल ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो यहां से डजन में से एस हट जाएगा। फिर उसने कहा आई हैव टॉट 5 मिलियंस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो 5 मिलियन है, तो ये तो सही है, लेकिन मिलियन में से क्या हट जाएगा? एस हट जाएगा। अच्छा, मुझे अगर दर्जनों बनाना कहने होते तो मैं इसको कैसे लिखता? क्या जो मैंने ये लिखा है वो सही लिखा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या इसको मैं डजन ऑफ बनानाज कह सकता हूं? तो आप कहोगे ना भैया गलत है, इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा, तो ये होगा डजन्स ऑफ बनानाज। जितने बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम मोती की तरह क्लियर हो गया है, वो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारेंगे कि भैया आज के बाद कभी जीवन में हम इसको नहीं भूलेंगे, चाहे हम किसी को भी भूल जाए, आपको भूल जाए, उनको भूल जाए, उनको भूल जाए, बट कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आज का कॉन्सेप्ट नंबर 5, जो कि सबसे दमदार है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अक्सर बवाल होता है एग्जाम में, एग्जामिनर दिए बिना मानता नहीं है। जब जब एग्जामिनर का अपने घर वाली से झगड़ा होता है, घर पे झगड़ा होता है, मूड खराब होता है, तब तब एग्जामिनर कहता है कि आज तो मैं बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि तंग करता है। ठीक है, देखिए वो बेचारे की खुद की लड़ाई होती है तो बच्चों से निकालता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि भैया ये 5वां कॉन्सेप्ट जो है मैं बच्चों से पूछूंगा। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। कितने बच्चों को यह बात पता है कि हु क्या है और होम क्या है?
अभी मैं हु और हुम आपको यहां पर किसके रूप में सिखाऊंगा? आरपी के रूप में सिखाऊंगा। किसके रूप में सिखाऊंगा भाई? आरपी के रूप में। आप कहोगे भैया आरपी क्या है? तो मैं कहूंगा आरपी की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन होती है। हु यहां पर क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? आर की फुल फॉर्म अपने आप लिख लेना, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इनमें से कौन सा तो सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, होम जो होता है वो किसका काम करता है? होम काम करता है ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। और ये तब इस्तेमाल होता है जब इसका एंटीसीडेंट कौन होता है? पर्सन। पर्सन एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, ठीक है। हु का एंटीसीडेंट भी कौन होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। भैया जी ये एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट हम उस वर्ड को कहते हैं जो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होता है, जिसके लिए हम लोग चेंज कर रहे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु किसका काम कर रहा होता है? सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। किसका काम कर रहा होगा मेरे भाई? सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो हु और हुम में यही फर्क होता है, ठीक है। हु सब्जेक्ट के लिए आएगा और होम ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। अब ये तो आपने पिक्चर बना ली होगी, या बनाई नहीं होगी तो बाद में बना लेना, लेकिन अब मुद्दा है, इतना तो ठीक है, बट क्या इसका कोई और थोड़ा तरीका हो सकता है? वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक सेंटेंस आपसे लिया, आई हैव अ सन, ठीक है, गैप, आई हैव अ सन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेंटेंस इतना ही होता तो क्या रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती? आप कहते भैया बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट भी मिल गया, हमें वर्ब भी मिल गई, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तो ये तो अपने आप में एक क्लॉज बन गया। और जब अपने आप में एक क्लॉज बन गया तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि हम रिलेट कर रहे होते हैं इस क्लॉज को अगले क्लॉज से। तो मतलब ये तो एक तरीके से कंजक्शन का भी काम करता है। तो हाँ, मतलब एक क्लॉज में अगर कभी भी क्लॉज एक हो, ठीक है, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, एक से ज्यादा क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। अब आगे देखो, आई हैव अ सन, गैप, देखो उसने कहा मेरा एक बेटा है जो मुझे प्यार करता है। अच्छा, अब ये जो आगे क्लॉज है इसमें ये लव्स जो है ये वर्ब है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ ये प्यार करता कौन है? आप कहोगे भैया सन करता है। तो अगर मैं यहां पर इस सन को देखूं तो ये इस वर्ब का क्या है? इस वर्ब का क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। इस वर्ब के लिए यहां पर ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि सन जो है इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? यहां पे सब्जेक्ट बनाना है। तो ऐसा क्या लगाऊं जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए? होम लगाऊं या हु? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें हो लगाऊं या होम। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसमें होम लगाऊं या हु। होम लगाऊं या होम? बहुत बढ़िया। आपने कहा भैया यहां पर जब वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, तो आपको किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के रूप में अभी आपने हमें सिखाया कि आप क्या लगाओगे? हु आंसर लगाओगे, ठीक है। लब नीचे में आ जाओ, फिर से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगले वाले क्लॉज में यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अब किसकी जरूरत है हमें? ऑब्जेक्ट की। तो कह रहा मेरा एक बेटा है जिसको मैं प्यार करता हूं। अब प्यार जिसको करता है वो कौन है? बेटा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट C1 का है, हमें ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? C2 का चाहिए। तो इधर ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए। अब ऑब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ किसका इस्तेमाल होता है। आप कहोगे भैया ऑब्जेक्ट के रूप में होम का इस्तेमाल होता है। तो जब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तब तो हम होम लगाएंगे, जब सब्जेक्ट की जरूरत होगी तब हम हु लगाएंगे। मेरे भाई ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में ना ही हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसकी नीड पड़ती है? बात क्लियर है यहां तक सभी को? अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो मुझे ये 4 क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी के साथ देके बताओ कि इनका आंसर क्या होगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने ये बात सीखी है। अगर 4 के 4 तुम्हारे सही हो गए
तो मैं समझूंगा कि हाँ, ये जो भयानक सा सवाल था जो हमें एग्जामिनर दे के तंग करता है, ये हमारे सभी दोस्तों को क्लियर हो गया है। राहुल लवानिया, डाक कावड़। बेटा डाक कावड़ इस बार लेने नहीं, मतलब मैं तो नहीं गया, मतलब गए नहीं है, क्योंकि छोटा भाई जो है वो वैसे गया है पैदल वाली जो है, तो इस बार डाक कावड़ लेके नहीं गए हैं। और मेरी क्लासेस भी बहुत सारी हैं इस समय पर, और काफ़ी सारे बच्चे, क्योंकि इसमें 20 40 50 लोग जाते हैं, तो वो बच्चे ना ऑलरेडी कह रहे कि भैया हम इस बार ना पैदल जाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो आप चले जाओ, इसलिए वो आ नहीं गए आज। देखो भाई, पहला करीब कैसे इज द गर्ल आई मेट एट द एयरपोर्ट, जिससे मैं एयरपोर्ट पे मिला। तो यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। जब सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी आ गया, तो जिससे मिला, किससे मिला? उस लड़की से मिला, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा इसका आंसर। द टीचर, वो टीचर जिसको हमने पढ़ाया था, वो टीचर अब रिटायर हो चुका है। तो देखो, नहीं, जिसको हमने नहीं, जिसने हमें पढ़ाया था। तो टॉट यहां पर क्या है? वर्ब है। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? अस। जिसने हमें पढ़ाया, क्या पढ़ाया? हमें पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया। तो ये तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में हु आ जाएगा। ही इज द फ्रेंड ट्रस्ट द मोस्ट, जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। तो देखो, आई यहां पर सब्जेक्ट है, ट्रस्ट यहां पर वर्ब है, और जिस पे ट्रस्ट करता है वो कौन है? फ्रेंड है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। जिसके कमेंट बॉक्स में बताना चार में से कितने सही हुए हैं। चार के चार, चार के तीन, चार के दो, चार का एक, चार का जीरो। कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया मेरे इतने सही हुए हैं चार में से। ठीक है, चलिए जी, तो आज का हमारा ये जो सेशन था ये बेटा कंप्लीट होता है। 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर की खोपड़ी में वहां पर रखे रहते हैं, जिनको लेकर एग्जामिनर अक्सर हमें तंग करता है, वो हमने यहां पर किए हैं। और आपको पता है कि हमारी कक्षा में ही दोनों मजे आते हैं, हम लोग क्लास में वो कैप भी करते हैं लास्ट में। चार में से चार की ज्यादातर मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे चार में से चार, चार 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 चार, तीन 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 चार, तीन चार 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 चार। 2 नंबर वाला बताना। देख भाई, 2 नंबर वाले में क्या था? जो 2 नंबर वाला था उसमें तुमने कहां गलती करी होगी मैं बताता हूं। देखो, शी इज द गर्ल आई मेट। देखो यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट भी है, यहां पर क्या है? वर्ब भी है। जब सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी है तो आपको सब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मिला, किससे मिला? गर्ल से मिला। आप कहोगे भैया ऑब्जेक्ट तो है, तो मेरे बाबू ये एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो इसीलिए हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो वो लड़की ऑब्जेक्ट बन के क्या आ जाएगी? होम आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम आंसर दीजिए फटाफट। अ पर्सन हु इज फेमस फॉर समथिंग बैड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी गलत चीज के लिए जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुख्यात या विख्यात। देखिए, कुख्यात होता है गलत चीजों के लिए और विख्यात होता है अच्छी चीजों के लिए। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं मेरे भाई नोटोरियस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नोटोरियस। ठीक है, फैबल होती है एक ऐसी भूमि, और किन होता है भट्टा जहां पर क्या बनाई जाती है? ईंट बनाई जाती है, उसे कहते हैं किन। क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर लिखने की कला। मतलब जो व्यक्ति सुंदर लिखता है उसे क्या कहते हैं, या सुंदर लिखने की कला क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है। ठीक है, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, जैसे मेरी। ठीक, तो ऐसी कला को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये होता है जहां पर कुत्ते रहते हैं, पियक्कड़, और जो बिल्कुल भी नहीं पीता शराब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी हो जाएगा। क्या होगा? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत ही सुंदर लिखने की कला। अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर विदेश में चला जाता है, अपने देश को छोड़कर बाहर चला जाता है, तो इसे कहते हैं प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। और यहीं से बाहर से आने वाले को कहते हैं अप्रवासी। तो जो बाहर से आके रहता है उसे हम कहेंगे इमिग्रेंट।
इमिग्रेंट, लेकिन उसने हमसे पूछा है बाहर जाने वाले को, तो इसे कहेंगे ई से एमिग्रेंट। ल्यूड होता है सेक्सुअल यानी कि वासना से भरा हुआ। फ्यूड होता है दो फैमिलीज के बीच में झगड़ा। और ऑक्सीडेंटल होता है वेस्टर्न, जो हमारे यूरोप लोग होते हैं ना, उनको हम ऑक्सीडेंटल कहते हैं। यूरोपियन लोगों को ऑक्सीडेंटल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों को मारा जाता है, इसका मतलब है बूचड़ खाना। तो बूचड़ खाना क्या होता है? जॉकी। जॉकी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़े को दौड़ाता है रेस में, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। सोनेट होती है 14 लाइन की कविता। मॉडस ऑपरेंडी होता है किसी व्यक्ति की कार्य प्रणाली। और अबेटोर, यही इसका आंसर है, इसी को स्लॉटर हाउस कहते हैं। स्लॉटर हाउस मतलब बूचड़ खाना कहते हैं इसको। वन हु इज इजिली ट्रिक्ड और डिसीव, एक ऐसा बंदा जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। चलो जी, देखो टोडी क्या होता है? टोडी को हम कहते हैं चेफ और चापलूस। ठीक है, टोडी इज कॉल्ड चापलूस। तो चापलूसी करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं टोडी। पर्टिनेंट क्या होता है? पर्टिनेंट होता है रिलीवेंट, लॉजिकल, रिलेटेड, है ना। जब आपकी बातें पर्टिनेंट होती हैं तो लॉजिकल होती हैं। वर्चुओसो होता है एक हाईली स्किल्ड राइटर, जैसे कि राइटर नहीं मतलब आर्टिस्ट, जैसे कि लता मंगेशकर। मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा तो याद हो जाएगा। लता मंगेशकर जो थी वो वर्चुओस होती, ठीक है, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट थी। तो गलीबल वही व्यक्ति होता है जिसका आसानी से हम क्या बना सकते हैं? मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट, एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के बोला गया हो, है ना। हाँ, वही कहना चाह रहा है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, ये एग्जाम्पल से ना याद हो जाता है। अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही व्यक्ति थे। वो हमेशा बिना देखे आते थे सदन में और बोलना स्टार्ट करते थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, ऑम्बुड्समैन होता है लोकपाल, इसको हिंदी में कहते हैं लोकपाल। ठीक है। ऑडिटर होता है सरकारी अकाउंटेंट, ठीक है, ऑफिशियल अकाउंटेंट, सरकार का जो अकाउंटेंट होता है ना, सरकारी, तो उसे ऑडिटर कहते हैं। और क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, अगर आपकी बातों पर विश्वास किया जा सके तो आपकी बातें क्रेडिबल है, जिसको हम कहते हैं बिलीवेबल। तो एक्सटेम्पर वो स्पीच होता है, समझ गए ना कौन सा स्पीच? बिना तैयारी के, है ना, अचानक से आके आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा मानता है कि सब कुछ अच्छा होगा। ये इस बार के ही एग्जाम में आया था, दिस ईयर। इसी बार के एग्जाम में आपसे पूछा था कि भैया उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो हर चीज में पॉजिटिव रहता है। तो फेटलिस्ट तो भाग्य में विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट। कॉस्मोपॉलिटन उस व्यक्ति को कहते हैं जो पूरी दुनिया को अपना मानता है, कहता है भैया कि मेरे को ये पूरा संसार मेरा अपना ही खुद का है। मतलब खुद का इन द सेंस कि उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने पूरे संसार का भ्रमण किया हुआ है, उसको एक्सपीरियंसड होता है उसका। ठीक है। यूनिवर्सल तो सब जगह पाया जाता है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, यही वो बंदा है जो हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखता है। और इसका कभी कभी निगेटिव दे देगा पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, देखो अब मान लो हमें जाना है शिमला, लेकिन रास्ते में पड़ा देहरादून, तो हमने कुछ समय के लिए वहां क्या कर लिया? स्टे। तो जो ये शॉर्ट स्टे होता है इसे क्या कहेंगे? विजिट तो जाना होता है, विजिट मुलाकात करना होता है, जाना किसी से, ये स्टे नहीं होता। ऑर्फन होता है अनाथ, और डेस्टिट्यूट होता है गरीब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है शॉर्ट स्टे। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप, एक सरकार जिसमें पावर किसी एक समूह के द्वारा ओन की जाती है। ये वाला भी इस बार आपके एग्जाम में था, दिस ईयर। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, यहां बच्चे फंसे थे काफी सारे। ठीक है, अब समझो। देखिए, कॉप्स क्या होता है? कॉप्स डेड बॉडी होती है। और किसकी डेड बॉडी होती है? इंसान की होती है। ठीक है, डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ इंसान। तो किसी इंसान की डेड बॉडी को हम लोग कहते हैं कॉप्स। लेकिन यहां पे वो पता है क्या कह रहा है? अच्छा, ये होती है किसी जानवर की, और ये होता है एक्स स्टूडेंट। अगर आप किसी स्कूल से पढ़े हो तो वहां के आप एक्स स्टूडेंट हो। लेकिन इसका सही उत्तर होगा जुंटा। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक समूह के द्वारा चलाई जाती हो, दैट इज कॉल्ड जुंटा। नेक्स्ट, ठीक है जी। और ये ग्रुप बताऊं खासकर कौन से वाला होता है? ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो स्मॉल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप पता है क्या है? ये ग्रुप है आपका मिलिट्री। ठीक है, याद रखना, मिलिट्री ग्रुप है, मिलिट्री। ठीक, नेक्स्ट,
अ पर्सन हु सपोर्ट्स वॉर और एग्रेशन, मतलब एक व्यक्ति जो वॉर को सपोर्ट करता है। देखिए एक वर्ड पता है क्या आया था इस बार के उसमें, इस बार के उसमें एक वर्ड आया था पैसिफिस्ट। अच्छा पैसिफिस्ट इसका एंटोनियम है। पैसिफिस्ट वॉर को सपोर्ट नहीं करता, पैसिफिस्ट कहता है शांति दूत, मतलब शांति दूत। वो कहता है भैया कि मैं तो शांति पसंद करता हूं, और ये कहता है कि भैया मुझे पसंद है, मुझे वॉर जो है वो पसंद है। तो इसे हम क्या कहेंगे? देखिए इरोटिका कोई भी वो चीज होती है जो आपके अंदर वासना पैदा करती है, ठीक है। पोर्नोग्राफी भी उसी कैटेगरी में आता है कि कोई ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी शॉर्ट फिल्म जो आपके अंदर वासना पैदा कर दे, ठीक है। और इरोटिका में कोई भी चीज, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है, चाहे वो मूवीज हो, इमेजेस हो या एनीथिंग, तो वो इरोटिका में आता है, ठीक है। कॉपुलेट का मतलब होता है संभोग करना, टू हैव सेक्स विद समवन, ठीक है। और वॉर मॉन्गर वो व्यक्ति होता है जो वॉर पसंद करता है, ठीक है, जो वॉर को सपोर्ट करता है। ओके नेक्स्ट, वन हु लिव्स फॉर प्लेजर एंड लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, प्लेजर और लग्जरी, मतलब विलासिता का जीवन जीता है। हिंदी में समझो विलासिता का जीवन जीता है, लग्जरी में, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, और थीस्ट का मतलब होता है बिलीव इन गॉड, तो जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है। पॉली का मतलब मैनी, और गन होती है साइड्स, तो मैनी साइड्स को कहते हैं पॉलीगन। अ पिक्चर हैविंग मैनी साइड्स, और गैमी मतलब शादी, तो बहुत सारी शादियां, पॉलीगैमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हीडोनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो विलासिता का जीवन जीना चाहता है, ठीक है। अ पर्सन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नोबल कॉज के लिए अपना जीवन डाई, मतलब डाई का मतलब समझ रहे हो, मतलब न्योछावर कर देता है। कभी कभी कई बच्चे पूछते हैं भैया पैट्रियट और मार्टर में क्या अंतर होता है? तो देखो दोस्त, पैट्रियट जो होता है वो देशभक्त होता है, वो जीवन नहीं देता है। कि मार्टर शहीद होता है, देशभक्त मतलब डाई फॉर नोबल कॉज, ठीक है। तो ये शहीद होता है और वो देश से प्यार करता है। फ्यूजिटिव ये होता है भगोड़ा, जैसे विजय माल्या। एस्केपिस्ट वो लोग होते हैं जो जीवन की सच्चाइयों से दूर भागते हैं। और ट्रंट ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो क्लास को बिना बताए छुट्टी, बंक मारने वाले बच्चों को कहते हैं ट्रंट, ठीक है, बिन बताए छुट्टी ले लेते हैं जो लोग। वन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का ओरिजिन पे स्टडी करता है, शब्दों की बात कर रहा है। देखिए अगर आपसे पूछे डिक्शनरी बनाने वाला तो आप कहोगे इसको लेक्सिकोग्राफर, क्या कहोगे? लेक्सिकोग्राफर। लेकिन ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की जो स्टडी करेगा उसको हम कहेंगे एटमोलॉजिस्ट। बेली लैंडिंग, अब ये कुछ नहीं होता, ठीक है। बेली लैंडिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। जब कोई वाहन खराब हो जाता है ना, जैसे क्रिश की मूवी में देखा होगा आपने, तो उसके पहिए अगर वो खराब हो जाते हैं तो उसकी सेफ लैंडिंग कराई जाती है, तो उसी को हम बेली लैंडिंग कहते हैं। क्रैश लैंडिंग कुछ नहीं होगा, तो वो वाली बेली लैंडिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो किताबों की लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं भाई? लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। कॉलीग क्या होता है? कॉलीग होता है हमारा सहकर्मी, जो हमारे साथ में काम करता है। कॉन्सेंट्रिक होते हैं वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। और कॉन्टेम्परेरी होते हैं समकालीन, जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं ना, जैसे बाबर और महाराणा प्रताप, वो कॉन्टेम्परेरी थे। बिब्लियोग्राफी इसका आंसर नहीं है, गलत है, बिब्लियोग्राफी नहीं होता है। क्या होता है भाई? क्या होगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से। कैटलॉग, कैटलॉग लिस्ट होती है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी होता है लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। बिब्लियोफाइल यहीं से बना है, तो बिब्लियो इसके आंसर में नहीं आएगा, तो इसका चेंज कर लेना, ठीक है। इसका सही उत्तर, ऑप्शन में गलती यहाँ बाय मिस्टेक उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर कैटलॉग हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला, अ पर्सन हु राइट्स विद देयर लेफ्ट हैंड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है। अच्छा सीधे से नहीं लिखता, एक तो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस तो दोनों से लिखता है। अच्छा देखो, एनार्की क्या होता है? ये होता है अराजकता, जब किसी देश में गवर्नमेंट ही ना हो उसे अराजकता कहते हैं। मोनार्की क्या होता है? राजा की सरकार या रानी की सरकार कहते हैं, ठीक है, रूल बाय अ किंग। ओलिगार्ची क्या होता है? ये होता है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, एक समूह के द्वारा सरकार। और साउथ पा ये होता है वो व्यक्ति जिसको
जो होते हैं ना ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उनको हम साउथपा बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा, मेंढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, तो ऐसे को एक्वेटिक तो केवल पानी में रहता है। ठीक है, ये प्रयोगशाला हो गई आपकी, ऑब्जर्वेटरी। ठीक, और फिर क्या होगा, तो एम्फीबियन होगा, एम्फीबियन ही होते हैं जो दोनों जगह पर रहते हैं। ठीक है, लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये मैंने हिंदी में कुछ गलत बोल दिया, कहाँ गया ये रहा, ये हिंदी में प्रयोगशाला ये कहलाता है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, ये वैधशाला हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला लेबोरेटरी होगा। नेक्स्ट, एन एक्ट दैट ब्रेक्स अ रिलीजियस लॉ। एक ऐसा एक्ट जिससे हम कानून को तोड़ते हैं, कानून को नहीं, सॉरी, रिलीजियस कानून, रिलीजियस लॉ को तोड़ते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो आप इसको, मैं बताता हूं इसको बेहतर तरीका क्या है, धार्मिक चीजों का अपमान करना। ठीक है, तो धार्मिक चीजों का अपमान करना, फ्रेजाइल नहीं होगा। फ्रेजाइल का मतलब होता है, क्या होता है अगर कोई चीज फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल होती है वो चीज जो आसानी से टूट जाए, ब्रेकेबल। स्टिड फास्ट होता है फॉर्म, जो अपनी बात पर अडिग रहता है। और वॉलेटाइल होता है अनस्टेबल। ब्लैश में होता है धार्मिक वस्तु का अपमान। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, मतलब बंजारा जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं होता। सेटलर तो खैर नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका सही उत्तर कौन होगा, मैमल। बताना क्या होता है, फेबल तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसी स्टोरी जिस जो किस पर बेस होती है, एनिमल्स के ऊपर बेस होती है। मैमल कौन होते हैं, जो, बताओ, ये तो आप खूब पढ़ते हो, कई बार पढ़ा होगा आपने। मैमल्स कौन होते हैं, कौन से जानवर होते हैं मैमल्स, तो वैग्रेंट इसका आंसर होगा। वैग्रेंट होता है मतलब जिनका फिक्स होम नहीं होता है, सेटल्ड होम नहीं होता है। ठीक है, वॉन्डरर कह सकते हैं उसको। मैमल बताओ कमेंट बॉक्स में, मैमल कौन होते हैं। मैमल्स होते हैं जो, इसको हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, स्तनधारी जानवर होते हैं। ठीक है, जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, मिल्क फीड करते हैं। ठीक है, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट। एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताओ, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। स्तनधारी, हाँ, स्तनधारी इसको कहेंगे। जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, हाँ बिल्कुल सही। जो अपने बच्चों को क्या फीड कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं। बताइए। जी, ये बताओ जरा। देखो, हैंडपैक्ड होता है जोरू का गुलाम, मतलब एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना, हैन मतलब मुर्गी, और मुर्गी को पैक। ठीक है, तो अगर मुर्गी ने उसको पैक कर लिया तो मतलब वो पत्नी के कब्जे में आ गया। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, मतलब जो अपनी वाइफ से कंट्रोल में होता हो। मीसोलॉजिस्ट होता है हेटर ऑफ नॉलेज। मिस का मतलब होता है हेट, जब भी मिस आता है तो हेट होता है, तो हेटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, एनेक्डोट इसका आंसर होगा। और पैरेबल होता है मॉरल स्टोरी, अ मॉरल स्टोरी। आप कहोगे भैया फिर फैबल में क्या अंतर है, एक्चुअल में फैबल पता है क्या होती है, फैबल होता है मॉरल स्टोरी, लेकिन वो पता है किसके ऊपर बेस होती है, वो होती है एनिमल्स के ऊपर। फैबल एनिमल्स के ऊपर बेस होती है, और ये एनिमल्स के ऊपर बेस नहीं होती है। पैरेबल एनिमल के ऊपर बेस नहीं होती। कछुआ वाली, खरगोश वाली जो है ना, वो ये है फैबल। ठीक है, तो दोनों का पता होना चाहिए डिफरेंस। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड एट अ फ्यूनरल। अच्छा, किसी की प्रशंसा में प्रशंसा में बोला गया स्पीच, और ये खासकर अंग्रेजों में होता ही है। फ्यूनरल मतलब जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहां पर ये स्पीच दिया जाता है। देखो, बॉडी के पार्ट से अगर काट के, ठीक है, बॉडी के पार्ट से अगर टिश्यू को अलग करके हम उसको चेक करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसे बायोप्सी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यूलॉजी। फेसिमाइल होता है नकल, किसी चीज की नकल। और जो पत्नी से बहुत प्रेम करे, पत्नी को बेहिसाब प्रेम करे, उसे यूक्सोरियस कहते हैं।
और यहीं से बनता है यूक्सोरिसाइड, मतलब पत्नी की हत्या। तो यूक्सोरियस होता है फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। समथिंग नॉट अलाउड बाय लॉ, भाई जो लॉ से के द्वारा अलाउ नहीं है तो सीधा इलीगल हो जाएगा। अमेच्योर होता है नॉन प्रोफेशनल। ऑल्ट्रिस्ट होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला, परोपकारी कहते हैं इसे। और एग्नोस्टिक होता है जो भगवान की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करता। जैसे एथीस्ट क्या होता है, वो नास्तिक होता है, वो भगवान में विश्वास नहीं करता, और ये भगवान की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करता, ये कहता है कि भैया भगवान की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है। अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर पर्सनल गेन, जो केवल अपने फायदे के लिए कोई काम करता है। ठीक है, देखिए ये बेल होती है गड्डी, पता है कौन सा गड्ढा होता है, ये कॉटन का गट्ठर होता है। ठीक है, और ये नोटों के गट्ठर होता है, गट्ठर कह रहा हूं, गड्डी होती है, नोटों की गड्डी। और ये होता है बंडल, किसका बंडल होता है पता है, ये बंडल होता है लकड़ियों का एक साथ, फैगट। तो अपॉर्चुनिस्ट, जो अपॉर्चुनिटी देख के काम करता है उसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज वन हु स्टडीज स्किन। अच्छा, स्किन को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि स्किन को हमेशा डर्म से, डर्मिकूल की ठंडक से याद कर लेना, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्चुअसो होता है ए आर रहमान या लता मंगेशकर, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट। और पोलार्ड क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं, पोलार्ड होता है एक ऐसा जानवर जिसके सर पे सींग नहीं होते हैं। ठीक है, विदाउट हॉर्न, बिना सींगों वाले जानवर को पोलार्ड कहते हैं। आपको कि भैया वो तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का नाम है, वो नाम तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में ये बिना सींगों वाले, और वो लगता भी तो ऐसा ही है, बिना सींगों वाला है ना, सांड जैसा लगता है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये रहा आज का हमारा दमदार सेशन, जिसमें हमने वोकेबलरी भी कंप्लीट कर लिया। और 25 वन वर्ड नहीं है ये, एक्चुअल में 100 वन वर्ड है। 100 कैसे होते हैं तैयार, क्योंकि 4 ऑप्शन में भी हैं, और हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बोल के समझा दिया है। ठीक है, बाकी जो बच्चे रिपीटर्स बैच में हैं, जिन्होंने बैच परचेज किया हुआ है, उनको इसकी जो है एक एक एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दे रखी है। ठीक है, वहां से नोट्स बुलाने लगे, जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी का गट्ठर, और मैंने ये एग्जाम्पल भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, वेड मतलब नोटों का गट्ठर, यानी कि नोटों की गड्डी। ठीक है, और बेल हो गया हमारा कॉटन का, और अपॉर्चुनिस्ट हो गया मौका परस्त आदमी। तो ये आपको इंटू 4 करोगे तो 100 वन वर्ड तैयार हो जाएंगे, पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग कहां से जा सकते हो, उसको कौन सा जाना है, आपको जाना है रिपीटर्स बैच कैडी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से। ठीक है, इसके सारे नोट्स पीडीएफ जो है आप लोगों को वहीं पर, रिकॉर्डेड क्लास भी उसी में ही मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए कल हम मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम सभी को।